यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एचपीएससी पीजीडी कॉमर्स का पेपर जो है वो फैब के अंदर शेड्यूल किया गया कि पेपर आपका जो है वो फैब में जो है वो होने वाला है। ओके, और अपना जो स्क्रीनिंग का पेपर है एचपीएससी कॉमर्स का, उसके अंदर आपको मालूम है कि 150 नंबर का जो है वो पेपर आने वाला है। और 150 जो नंबर का पेपर आएगा उसमें 50 तो आपके जो जनरल सब्जेक्ट के हैं, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सब है। और रिमेनिंग जो रहेगा 100 मार्क्स वो है आपके सब्जेक्ट के। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो है पूरा का पूरा बिजनेस का और एक है अपना कौन सा अकाउंटेंसी वाला। ओके, अब अकाउंट्स के जो थे उसके टोटल मिला के 10 चैप्टर हैं। उनके मेजरली मेन चैप्टर हमने काफी कुछ तो कर भी लिया। और उसी तरीके से अब बिजनेस जो है उसके टोटल मिला के 17 चैप्टर हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे बिजनेस का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर जो है वो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। टोटल मिला के इसके ऊपर हम लोग जो है वो 2 या 3, मैंने तो ये सोचा कि 3 लेक्चर में लगाऊंगा अगर लेक्चर लंबा हो गया। और अगर मान लो हो गया काम मेरा कट शॉर्ट हो गया तो फिर मैं 2 लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट। आज का लेक्चर थोड़ा सा वाइड रहेगा। आज के लेक्चर के अंदर हम पहले बेस समझेंगे कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो है वो नीड क्यों रही। पहले अपने को ये देखना है भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी है अपने को। फिर हम लोग जो है वो आगे ग्रेजुअली बढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के लिए अपने इंडिया के अंदर जो है वो कौन सा एक्ट जो है वो काम कर रहा है, मतलब करंट के अंदर कौन सा ऐसा एक्ट है जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एनेक्ट किया गया था, वो अपने को सारा का सारा जो है वो पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है और क्यों जरूरत महसूस हुई। ठीक है, क्यों अपने इंडिया के अंदर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो क्या किया गया, एनेक्ट किया गया, उसके पीछे का रीजन क्या था या फिर लॉजिक क्या था, वो सब हम लोग जो है वो आज की वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो लगभग 2 या 3 वीडियोस जो है वो लगेगा इसके ऊपर और पूरा का पूरा चैप्टर जो है अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना जी। जैसे हम हमारा जो शेड्यूल चल रहा है उसी तरीके से पहले हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका बेस देखते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो वो क्यों आया। तो उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड जो है वो क्यों पड़ी उसको हम देखते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। अगर आप लोग भी जो है वो अपकमिंग फैब के अंदर जो एचपीएससी पीजीडी कॉमर्स का जो पेपर होना है आपका, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट का जो अपना सब्जेक्ट है कॉमर्स का, उसका कंप्लीट जो है वो आपको हम कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे और सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आइए शुरुआत करते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन को शुरू करने से पहले शुरुआत करते हैं पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। सर बात तो यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों नहीं है, और उसके लिए हमारा एक्ट है कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसकी बात करो ना। तो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे क्यों आ गए हो, तो क्योंकि उसका लिंक वहां से बैठ रहा है। तो इसीलिए मैं पहले आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर वहां से आप उसको जो है वो कनेक्ट कर पाओगे कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। आइए एक बार के लिए इसको छोड़ दो, जो अपने यहां पे दिया हुआ है ना कंटेंट, उसको छोड़ दो और आप आओ एक बार के लिए पहले इसको समझते हैं। देखो आपने को पढ़ना तो ये है कोपरा 2019, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप इसको पढ़ो। अपने इंडिया में 1930 के अंदर, कब 1930 के अंदर एक एक्ट जो है वो पास किया गया था जिसका नाम था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन दिए गए कि अगर एक सेलर जो है जब सामान को क्या करेगा, बेचेगा, तो सामान को जब आप बेचोगे, ठीक है, आगे मान लो उसको जो है वो सेल कर रहे हो तो आप पैसा रिसीव होगा, आपको कई बार ऐसा होगा पैसा रिसीव नहीं भी होगा, तो उसके लिए जो है वो एक कानून जो है बनाया गया। तो जब कभी भी आप क्या करोगे, सेल करोगे, तो सेल के ऊपर जो है एक एक्ट अलग से पास कर दिया गया था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो क्या किया गया, पास किया गया। ये जो एक्ट है ये आपका फोर्स में 1 जुलाई 1930 से। तो अपने इंडिया के अंदर 1 जुलाई 1930 से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो क्या आ गया, फोर्स में आ गया था। ऐसा नहीं है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पहले कोई भी एक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर एक एक्ट अलग से हुआ करता था, मतलब ये तो स्पेशल एक्ट बना दिया। इससे पहले अपना ना एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, वो जो एक्ट है 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को लेकर के कुछ प्रोविजन पहले से बने हुए थे। लेकिन बाद में जरूरत महसूस हुई कि एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को जो है वो क्या करे, उसको गवर्न करे। तो इंडिया के अंदर 1930 के अंदर अंग्रेजों ने, क्योंकि इंडिया जो है आजाद हुआ 47 में, तो उससे पहले तो अंग्रेज थे यहां पे, तो अंग्रेजों ने जो है वो इंग्लिश एक्ट के बेस पर जो है अपने इंडिया में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो क्या किया, एनेक्ट किया और ये बोल दिया अब
1930 के बाद में इंडिया में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, मतलब दो पार्टी, एक बायर है और एक सेलर है, अगर वो आपस में कोई भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सामान को परचेज सेल करने का, दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इंडिया में अब 1930 के बाद अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो वो गवर्न किया जाएगा, उसके ऊपर प्रोविजन लग जाएंगे किसके, सोगा 1930 के, सोगा बोले तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के। ओके, तो अपने इंडिया में सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एक एक्ट बना था, उसका नाम क्या था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इसके अंदर एक रूल था, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे, बहुत सारे रूल्स थे, और उनमें से एक रूल था जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर। ये रूल क्या बोलता है, ये बोलता है लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बी अवेयर या लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब था कि जब कभी भी बायर कोई भी सामान को क्या करेगा, परचेस करेगा, ध्यान से सुनना, जब कभी भी बायर कोई भी सामान को क्या करेगा, परचेस करेगा। लाइक अगर आप एज ए बायर हो और मैं एज ए सेलर हूं इस स्मार्ट वॉच का, तो अगर आप मुझसे ये स्मार्ट वॉच जो है वो क्या करोगे, परचेस करोगे, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू एज ए बायर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामान को, इस वॉच को परचेस करने से पहले आप जो है वो क्या कर लेना, इस वॉच को परचेस करने से पहले आप जांच लेना कि ये वॉच सही हो। कल को अगर ये वॉच खराब होगी तो आप मेरे ऊपर जो है वो कोई भी लायबिलिटी उसके लिए क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है वो क्या है था, बेसिकली एक रूल जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो है वो पास किया गया, जिसका नाम था डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब जो है वो बेसिकली क्या होता है, डॉक्ट्राइन होता है बेसिकली क्या, रूल्स। क्या होता है, रूल्स। तो रूल्स था किसका, कैविएट एम्पटर का। और ये रूल क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, कि अब बायर को जो है वो क्या होना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि बायर अगर कल को कोई भी सामान परचेस करेगा तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी जांच परख कर ले। अगर कल को वो सामान सही नहीं निकला तो वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। ठीक है, अब देखो क्या है, तो यहां पे बर्डन जो था वो किसके ऊपर था, बायर पे था, टू रीजनेबली एग्जामिन, कि बायर जो है वो रीजनेबली क्या करे, एग्जामिन करे गुड्स को बिफोर परचेज एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स कंडीशन पोस्ट परचेज। और फिर वही बायर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि पोस्ट परचेज अगर कोई भी जो है उसमें कोई कमी आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सेलर को जो है वो दोषी नहीं ठहराओगे, रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, बायर खुद से रहेगा। ओके, इट इज नो पार्ट ऑफ द सेलर ड्यूटी टू पिन पॉइंट द डिफेक्ट ऑफ द गुड्स दैट ही और शी इज ऑफरिंग फॉर सेल। और यहां पे ये भी लिखा गया कि अब सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर मान लो मैं कल को आपको ये जो वॉच है मैं आपको बेच रहा हूं, ओके, और इस वॉच के अंदर जो है टाइम टू सबको सही दिखा रहा है, लेकिन जो हार्ट रेट है उसको नापने वाला जो पैरामीटर है वो मान लो गलत है, तो यहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट है तो मैं आपको क्या करूं, पिन पॉइंट करूं, मैं अलग से आपको बताऊं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको परचेज करो ना तो आप सब कुछ करना। इसका मतलब ये है सब कुछ जो है वो किसके ऊपर डाल दिया, बायर के ऊपर डाल दिया कि भाई बायर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तू सामान को क्या करेगा, परचेज करेगा, तो तू सारी जांच परख कर लेगा। और सेलर जो है अगर किसी गुड्स में डिफेक्ट है और सेलर को मालूम है कि डिफेक्ट है और वो अगर नहीं भी बताएगा तो भी आप उसको बाद में दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब कुछ जो है क्रॉस चेक कर लोगे। ठीक है, अब जब ये सब हो गया तो सेलर को तो बहुत ज्यादा छूट मिल गई, सेलर तो बड़ा डोल रहा है आराम से, बहुत मस्ती के अंदर। क्यों, क्योंकि सेलर को ये है कि अगर मैं बेकार सामान भी दे दूंगा तो भी मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेकार सामान दे भी दिया तो भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर बायर ने पहले ही उसको पहचान लिया तो बायर मुझे वापस कर देगा, बायर नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर बायर परचेस करके ले गया और उसने अगर मुझे पैसे दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे रूल क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर, जो ये बोलता है इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर की जब भी कभी भी वो सामान को क्या करेगा, सेल करेगा, मतलब परचेस, बायर के लिए बोला, जब कभी भी वो किसी भी सामान को परचेस करेगा तो वो सारी जांच परख करेगा और वो सेलर को जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। तो सेलर तो बड़ा खुश था, सेलर बोला भाई मौज कर दी बिल्कुल सरकार ने तो, और सेलर जो है मस्त आराम से घूम रहा था। और इसका फायदा उठाते हुए सेलर्स ने बायर्स के साथ में कुछ गलत एक्टिविटी करनी जो है वो क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। तो सेलर ने इन सब का क्या किया, गलत फायदा उठाना स्टार्ट किया। लाइक उसने क्या किया, एडल्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, मतलब मिलावट करना शुरू कर दिया सामान के अंदर, क्योंकि उसको मालूम है कि कल को अगर मालूम है पकड़ा भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। दूसरा, उसने पुअर क्वालिटी गुड्स जो है वो क्या किया, बायर को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उसने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करना जो है वो क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उसने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, जमाखोरी करना शुरू कर दिया गुड्स का। अब ये सब जो है वो समस्या जो है वो बायर के सामने आने लगी। बायर बड़ा परेशान, बायर बोला यार देखो सेलर को जो बल्कि छूट मिली हुई है। अब बायर सेलर को बोलता है यार तुम ये सब मत करो, तो सेलर बोलता है भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सामान को परचेस करने से पहले तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू चेक कर ले कि ये सामान सही है नहीं है। कल को अगर वो सामान गलत निकला तो भैया तू अपने आप तू रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरी इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर एक रूल एप्लीकेबल है। उस रूल का नाम क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। और डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर जो है वो क्या बोलता है कि लेट द बायर बी अवेयर। सेलर बायर बड़ा परेशान, सेलर फुल खुश, ये बेचारा से, ये देखो ये हमारा जो सेलर था ये देखो कितना खुश, और अगर बल्ले बल्ले स्वाद आ गई बिल्कुल, बेकार सामान भी अगर मैं चेप दूंगा किसको, सेलर क्या बोल रहा है, अगर मैं बेकार सामान भी अगर बायर को चेप दूंगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बेचारा हमारा बायर, ये देखो ये हमारा बायर था, हरे रंग का बायर, ये मूत्रा हुआ बेचारे का, देख लो बायर का बेचारे का मूत्रा हुआ है, और देखो खून के आंसू रो रहा था, लाल रंग के आंसू भी आ रहे हैं बायर के। देखो बायर इतना परेशान बेचारा, बायर बोला यार ये तो मेरे साथ में बहुत ही क्या हो गया, गलत हो गया। और सेलर बड़ा खुश है। सेलर क्यों खुश है? क्योंकि सेलर को मालूम है कि अगर मैं बेकार सामान भी बेच दूंगा, मेरा सामान एक बार बिक गया, मुझे तो पैसा मिल जाएगा और कल को कोई भी दिक्कत मेरे ऊपर नहीं आएगी। सेलर आराम से घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है। ये देखो बाल भी उसने जो है वो रेड कलर के बाल बुल करवा लिए। ये देखो ये सेलर थी, इसने पाउट वो भी बनवा लिया, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बाउट बूट जो भी है कहानी, ये देखो गुलदस्ता सा ऊपर सजा दिया। सेलर मस्त घूम रही है, बेचारी बायर जो है वो क्या कर रही है, वो खून के आंसू रो रही है। अब बहुत दिक्कत चल रही थी, तो बायर बोली ये तो तुम बहुत ही गलत कर रहे हो सेलर हमारे साथ। सेलर बोले अरे जा, सरकार ने हमको प्रोटेक्शन दे रखी है, सरकार ने हमारे लिए एक एक्ट पास किया हुआ है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और उसके अंदर मुझे राइट मिला हुआ है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बायर बड़ा परेशान था। फिर बायर गया सरकार के पास, ये सब कांड होता रहा, ये सब दिक्कतें जो है वो बायर के सामने जो है वो आती रही। ठीक है, फिर बायर जो है इन सब समस्याओं को देखते हुए, सेलर की इन प्रैक्टिसेस को देखते हुए, और बायर ने जो है वो गुहार लगाई किसको, सरकार को, कि सरकार कुछ तो करो, ये बायर हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, कुछ तो ये सेलर हमारे साथ कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, कुछ तो करो इनके खिलाफ। फिर सरकार को लगा हाँ यार ये बात तो सही है, यहां पे जो भी कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर ही है जिसके लिए सामान बनता है, कंज्यूमर ही है जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है, कंज्यूमर ही है जिसके लिए सामान बाहर से परचेस किए जाते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचा जाता है, और कंज्यूमर ही है जो बेसिकली जो है वो क्या करता है, आपको सामान को, आपके सामान को परचेस करेगा। तो इसका मतलब फर्म का एग्जिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर के साथ ही जो है वो सेलर जो है वो क्या कर रहा है, उसका बोलो कंज्यूमर का ही सेलर जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो बाद में सरकार को लगा यार ये तो बहुत ही गलत है, हमने जो इसको एक्ट के अंदर छूट दे रखी थी ये तो हमने बहुत ही गलत दे दिया। तो वहां पे सरकार को बाद में लगा, एहसास हुआ कि हाँ कंज्यूमर्स के लिए भी एक अलग से सेपरेट एक्ट होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने 1986 के अंदर जो है एक एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं कोपरा, COPRA बोल दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो क्या किया गया, पास किया गया। अब देखो यहां पे क्या, फिर दिसंबर 1986 में कोपरा 1986 जो है वो क्या किया गया, पास किया गया, और अप्रैल 1987 से ये जो एक्ट है वो क्या हो गया, फोर्स के अंदर आ गया। अब ये जब एक्ट फोर्स में आया तो यहां पे बेसिकली सारे के सारे क्या दिए गए, बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे प्रोविजन बना दिए, और जो रूल पहले चलता था लेट द बायर बी अवेयर, अब वो खत्म हुआ और उसकी जगह पे क्या गया, लेट द सेलर बी अवेयर। अब एक बार थोड़ा सा आपको मैं यहां पे इसको छोड़ के ऊपर, यहां तक मैंने आपको बता दिया, अब मैं ऊपर लेके जाता हूं एक बार के लिए, दोबारा देखो। अपने इंडिया के अंदर जो है वो क्या था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से वो पास किया गया। ओके, ये फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 1930 को फोर्स में है। हाँ जी, इसके बाद अपने जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंदर एक रूल था, रूल का नाम क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर जी, और ये क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर। यस, इसका मतलब जब कभी भी बायर कोई भी सामान को क्या करेगा, परचेस करेगा, दैट इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बायर कि वो सामान सही कंडीशन में होना चाहिए, सेलर को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए सेलर ने गलत प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट करी, सेलर ने जो है वो मिलावट करना शुरू कर दिया, पुअर क्वालिटी सामान देना शुरू किया, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, जमाखोरी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो बायर है वो खून के आंसू रोने लगा। बोलो बोलो यस। और जो हमारा सेलर था वो देखो, ये देखो बाउट बना के आराम से मौजे ले रहे, घूम रहा है आराम से। इस बात को देखते हुए सरकार को भी लगा कि हाँ सेलर जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है बायर के साथ में। तो फिर गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, 1986 के अंदर एक एक्ट पारित करवाया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और फिर 87 से अप्रैल 1987 से ये एक्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट JNK के ऊपर जो है वो क्या हो गया, फोर्स में आ गया। अब जब से ये एक्ट आया तो क्या चेंज आए, पहला वो दिखाता हूं, ऊपर देखो। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया, आज की डेट में तो वो 2019 हो गया, इसकी भी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन मेन जो चेंज है वो ये हो गया, पहले जो था डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, अब इस एक्ट के अंदर एक नया रूल डाला गया जिसको बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट वेंडर।
डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट वेंडर, डॉक्ट्राइन मतलब रूल किसका, कैविएट वेंडर का, और ये बोलता है लेट द सेलर बी अवेयर। अब ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है जब कभी भी सेलर कोई भी सामान को क्या करेगा, सेल करेगा, देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर कि वो सामान सही कंडीशन का होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर कल को वो सामान खराब निकला या उसमें कोई मिलावट निकली, या अगर मान लो जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से अगर वो कम मिला, तो हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे किसको, सेलर को। सेलर के खिलाफ में क्या होगा, केस होगा, और उसको बेचारे बायर को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो पहले जो रूल था, रूल का नाम क्या था, कैविएट एम्प्टर, और ये अब जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट वेंडर। तो अपना कोपरा 1986 के अंदर जो है वो क्या किया गया, डॉक्ट्राइन आया कैविएट एम्प्टर का, वेंडर का, और ये बोलता है लेट द सेलर बी अवेयर। तो इसका मतलब आज की डेट में अगर सेलर कोई भी सामान को क्या करता है, सेल करता है, देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर कि अगर उस गुड्स में कोई भी कमी है तो सेलर को पहले बताना चाहिए बायर को। अगर नहीं बताया और कल को वो गुड्स खराब होगी तो बायर जो है सेलर के खिलाफ केस भी कर सकता है। दूसरा, जब कभी भी सेलर जो है वो सामान को क्या करेगा, सेल करेगा, तो वो सही कंडीशन का होना चाहिए, फिट होना चाहिए कंजम्पशन के लिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। जो भी एडवर्टाइजमेंट करोगे वो मिसलीडिंग नेचर की नहीं होनी चाहिए। जो प्राइस आप चार्ज करोगे वो प्राइस है वो ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले बायर बेचारे के ऊपर थी वो किस पे आ गई, सेलर पे। क्यों, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और कंज्यूमर के साथ ही अगर आप फ्रॉड करोगे तो मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो 1986 के अंदर जो है एक एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोपरा 1986। आज की डेट में उसका नाम हो गया कोपरा 2019। कोपरा 2019 बोलते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो कोपरा 1986 था उसमें बहुत बार अमेंडमेंट किया गया, और फाइनली फिर 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है पुराने वाले एक्ट को रद्द किया और उसकी जगह पे एक नया एक्ट पारित कर दिया। बात वही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। तो पहले जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसकी जगह आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, अब आओ एक बार नीचे देखते हैं अब क्या हुआ। जब ये एक्ट पास किया, इस एक्ट में क्या था, ये कंप्लीट कंज्यूमर प्रोटेक्शन करेगा, कंज्यूमर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किससे, फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगर मैन्युफैक्चरर कोई भी गलत काम कर रहा है कंज्यूमर के साथ में, अगर प्रोड्यूसर कुछ गलत कर रहा है, सप्लायर गलत कर रहा है, होलसेलर गलत कर रहा है, रिटेलर गलत कर रहा है, या सर्विस प्रोवाइडर अगर कुछ गलत कर रहा है, किसके साथ में, कंज्यूमर किसके साथ में, तो ये जो एक्ट है वो कंज्यूमर को उस गलत काम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो एक्ट है वो कंज्यूमर को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेलर के द्वारा की गई माल प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या किया गया, पास किया गया। ये जो एक्ट है ये कवर करता है सभी सेक्टर को। इसका मतलब अगर कंज्यूमर के साथ गलत किया प्राइवेट सेक्टर ने तो उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। अगर कंज्यूमर के साथ गलत किया पब्लिक सेक्टर ने, दैट मींस गवर्नमेंट अगर मान लो कोई गलत सामान कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दे तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस कर सकते हो। और ये कवर करता है कोऑपरेटिव को भी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है या कोऑपरेटिव सेक्टर ने अगर मान लीजिए क्या किया, गलत किया कंज्यूमर के साथ में, तो उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। तो ये जो कोपरा है, कोपरा जो हमारा एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कवर करता है सभी सेक्टर्स को। ओके, अब इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन दे रखे हैं, प्रोविजन बेसिकली जो है जो भी अलग अलग जो है सेक्शंस के अंदर जो बातें लिखी गई है, जिनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रूल्स। क्या बोलते हैं, रूल। तो यहां पे इस एक्ट में जो भी रूल दे रखे हैं वो सारे रूल जनरली कैसे मालूम, कंपनसेटरी नेचर है। कंपनसेटरी का मतलब क्या होता है कि यहां पे बेसिकली जो है हम कंपनसेशन देके जो है वो काम करवाएंगे। दैट मींस कि अगर सेलर ने जो है वो बायर के साथ गलत किया तो हम सेलर को बोलेंगे चलो बायर को क्या करो, कंपनसेट करो। तो यहां पे जितने भी जनरली आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे वो कैसे, कंपनसेटरी इन नेचर है। ठीक है ना, कंपनसेटरी मतलब कंपनसेशन की बात यहां पे की जाएगी। अगर बायर के साथ गलत हुआ है तो सेलर जो है वो बायर को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ओके, हाँ जी। अब अगर बात करते हैं कोपरा की, तो कोपरा में दो चीजें जो है, मेन दो प्रोविजंस है। एक तो कोपरा के अंदर दिया गया कंज्यूमर की ग्रीवियंस। अगर कंज्यूमर की कोई शिकायत है तो कंज्यूमर की शिकायत का निपटान करने के लिए 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। 3 टायर के अंदर जो है मतलब कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो एक तो कंज्यूमर की ग्रीवियंस के लिए क्या किया गया, 3 टायर क्वासी जुडिशियल रिड्रेसल फोरम जो है वो डेवलप की गई है। बेसिकली जो है हम इसको बोल सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट जो है वो बनाई गई है। और दूसरा जो है वो क्या, कंज्यूमर को उनके राइट के प्रति अवेयर करने के लिए जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है ये भी बनाई गई है। तो ध्यान से सुनना, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर मेन 2 चीजें हैं। एक तो कंज्यूमर की कोई समस्या है तो उसका निपटान करने के लिए जो है कंज्यूमर कोर्ट्स बना रखे हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग क्या, 3 टायर। टायर का मतलब जो है यहाँ पे क्या, टायर का मतलब है लेवल। 3 लेवल पे
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। 3 लेवल के ऊपर जो है यहां पे क्या बना रखी है, 3 टायर क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल मतलब जो जुडिशरी नहीं है लेकिन जुडिशरी वाली सारी पावर है, मतलब जो एक्चुअल में कोर्ट नहीं है बट कोर्ट वाली उसके पास सारी पावर उसके पास में क्या है, अवेलेबल है। तो 3 टायर क्वासी जुडिशियल रिड्रेसल फोरम, रिड्रेसल का मतलब जो है क्या, निपटान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो बना रखा है इस एक्ट के अंदर, जहां पे कंज्यूमर अपनी समस्याएं जो है वो लेके जाएगा और उसकी समस्या को वहां पे समाधान किया जाएगा। और दूसरा इसके अंदर जो है वो क्या कर रखा है, कंज्यूमर को उसके राइट के प्रति क्या करने के लिए, अवेयर करने के लिए बेसिकली जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो भी डेवलप की गई है। तो ये सब एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब ये जो एक्ट हमने बनाया 1986 के अंदर जो हमने एक्ट बनाया उसमें बहुत बार अमेंडमेंट हुआ। 91 अमेंडमेंट किया गया, 1993 में किया गया, 2002 में किया गया, 2003 में किया गया और फाइनली 2019 के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो है वो क्या किया, एक नया एक्ट पास किया। उस नए एक्ट को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको नोटिफाई तो किया था 9 अगस्त को 2019 को, लेकिन ये फोर्स में आया आपका 20 जुलाई 2020 से। तो आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो कब से आया है, वो आया है 20 जुलाई 2020 से। तो 20 जुलाई 2020 से हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो अपना फोर्स के अंदर आ गया है। तो ये कहानी है, ये कहानी है। तो पहले क्या था, अपने इंडिया के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था, उसकी कुछ कमियां थी, उस कमी को दूर करने के लिए और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब सेलर जो है वो अनफेयर मींस से जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा था, तो उस चीज से कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर को रिड्रेसल प्रोवाइड करने के लिए, कंज्यूमर की समस्या का निपटान करने के लिए बेसिकली जो है वो एक एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट का नाम था कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बाद में उसको अमेंड करके और आज की डेट में चल रहा है कौन सा, कोपरा 2019। कुछ खास फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, वो हम देख लेंगे एक बार के लिए कि पुराने एक्ट में क्या था, नए एक्ट में क्या है, वो थोड़ा बहुत देख लेंगे। ओके जी, तो ये था इसका बैकग्राउंड। आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या है, बोलता टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज अ नीड ऑफ द डे एज दे आर द किंग ऑफ द मार्केट। बोलता अगर कंज्यूमर का जो कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना हमारे लिए बहुत ही क्या है, जरूरत है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो मार्केट का क्या है, किंग है। ओके, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, इट रेफर टू स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट। जब आप कोई भी क्या करते हो, कदम उठाते हो, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, कंज्यूमर को, अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द सेलर। तो सेलर या प्रोड्यूसर के द्वारा जो अनफेयर प्रैक्टिस किया गया उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके द्वारा जो स्टेप उठाए जाते हैं, दे आर नोन एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके जी, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सेलर इज नोन एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। टुडे, आज की डेट में, कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग। कंज्यूमर को क्या बोला जाता है, किंग बोला जाता है मार्केट का। ही इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटी होती है सबका मेन एम यही है कि कंज्यूमर को जो है वो क्या करना, वैल्यू प्रोवाइड करना, कंज्यूमर की नीड को क्या करना, सेटिस्फाई करना। आगे, इट इज कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ द प्रोड्यूसर दैट द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट कंफर्म द नीड ऑफ द कंज्यूमर। और जो प्रोड्यूसर है वो भी यही कोशिश करता है कि वो उस सामान को क्या करे, प्रोड्यूस करे जो कंज्यूमर की नीड को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। मतलब कंज्यूमर जो चाहता है हम वही सामान बनाएंगे, अगर हमने वो सामान नहीं बनाया तो हमारा सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि कंज्यूमर की, अगर मान लो सामान ऐसा है जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर उसको बाय ही नहीं करेगा। In addition to the satisfaction of the consumer, it is also endeavor to produce to the producer that their sales should be maximum। अगर आप ऐसा करते हो तो उनकी सेल जो है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो प्रोड्यूसर है उसकी सेल क्या होगी, मैक्सिमम होगी। They therefore try to increase their sale by all possible means। और वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके वो अपने सेल्स को क्या कर ले, इंक्रीज कर ले। कुछ मीन्स ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद है, कंज्यूमर के लिए भी फायदेमंद है और प्रोड्यूसर के लिए भी फायदेमंद है। मतलब अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर जो है वो कुछ स्टेप उठाता है। कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद है और कुछ स्टेप ऐसे होंगे जो कंज्यूमर के लिए फायदेमंद नहीं है। मतलब अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सेलर के द्वारा जो स्टेप उठाए जाएंगे वो दो तरीके के होंगे। कुछ स्टेप तो ऐसे होंगे जो सेलर और बायर दोनों के फायदे के लिए होंगे और कुछ स्टेप ऐसे होंगे जो ओनली सेलर के फायदे के लिए होंगे, लेकिन बायर का क्या होगा उसमें, नुकसान। तो ऐसे कौन से स्टेप है जो दोनों के फायदे के लिए है, लाइक इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में आप इंप्रूवमेंट करोगे, बायर को फायदा क्या होगा, बढ़िया सामान मिलेगा। सेलर को फायदा क्या, सेलर का सामान अच्छा होगा तो बायर बारी बारी उसी के सामान को परचेस करेगा, तो सेलर की सेल बढ़ जाएगी। दूसरा, रिडक्शन इन प्राइस। प्राइस को अगर आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो बायर और सेलर दोनों को फायदा। सेलर को फायदा तो ये है कि अब उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और बायर को फायदा है कि उसको चीपर रेट में बढ़िया सामान मिल जाएगा।
फिर क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग, अगर आप बढ़िया एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपके ऊपर सेलर को फायदा ये है कि सेलर जो है उसको सच ही दिखाना पड़ेगा, झूठ मूठ नहीं करना पड़ेगा, और बायर को फायदा जो है वो ये है कि जो चीज दिखाई जाएगी उसको एक्चुअल में वही चीज प्रोवाइड हो जाएगी। एंड आफ्टर सेल सर्विस, अगर सेलर जो है वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है तो सेलर को बेनिफिट क्या? सर सेलर को बेनिफिट ये है कि कंज्यूमर अब आगे से उसी के पास ही आएगा, और कंज्यूमर को बेनिफिट ये है कि सामान परचेज करने के बाद अगर कोई कमी आ गई है तो वो कमी जो है वो सेलर से सही करवा सकता है क्योंकि उसने आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की हुई है। तो ये तो वो तरीके हैं जिन तरीकों से आप अपने सेल को बढ़ा सकते हो, और ये तरीके दोनों के लिए फायदेमंद है, ये बायर के लिए भी फायदेमंद है और ये सेलर के लिए भी। आगे लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो ओनली सेलर के लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन बायर के लिए क्या नुकसानदायक है। सेलर जिनको अडॉप्ट करता है अपने सेल्स को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। देखो, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मेथड एडॉप्टेड टू इंक्रीज द सेल्स आर सच एज द सबसर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर बट द सेम आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जैसे एडल्ट्रेशन करना, अगर मिलावट कर देंगे, अगर दूध जो है सेलर जो है वो दूध बेच रहा था, ओरिजिनल दूध 70 रुपए किलो उसको पड़ रहा था, और अगर वो उसके अंदर क्या करते हैं? मिलावट कर दे और उसमें जो है वो क्या करते हैं? पानी मिला दे और उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? कम। तो सेलर के लिए तो फायदा है, मिलावट करने से सेलर को तो फायदा हो गया, सेलर का प्राइस और सेलर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट बायर को नुकसान है, उसको बेकार गुड्स मिल रही है। दूसरा, पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स, अगर सेलर जो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेगा तो पुअर क्वालिटी की गुड्स को बनाने की कॉस्ट भी कम आती है, तो सेलर का प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाएगा लेकिन बायर के लिए नुकसान है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने से सेलर को तो फायदा मिलेगा, सेलर जो है वो सेलर की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन बायर को एक्चुअल में नुकसान हो जाएगा। शॉर्ट मेजर एंड द अंडरवेट गुड्स, अगर मान लो बायर सेलर जो है वो क्या करे कि बोल तो देखिए 100 ग्राम जो है एक पैकेट है उसमें 100 ग्राम गुड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन एक्चुअल में 80 ग्राम मिले तो सेलर को तो फायदा है लेकिन बायर को नुकसान है। एंड सर्टेन क्रिएशन ऑफ द आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ द होर्डिंग, और कई बार सेलर जो है वो क्या करता है? आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर लेगा, होर्डिंग करेगा, जमाखोरी कर लेगा गुड्स को, और मार्केट के अंदर जो है एक तरह से जो है वो क्या कर देगा? स्कार्सिटी लेगा कि यार ये सामान तो मिल ही नहीं रहा। उससे क्या होगा? लोग जब डिमांड करेंगे तो प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे, और फिर वो क्या करेगा? जो स्टॉक करके उसने रखा हुआ उसको बाद में निकालने का काम करेगा, तो सेलर को तो प्रॉफिट बढ़ के मिलेगा लेकिन बायर को जो है वो क्या पड़ जाएगा? महंगा पड़ जाएगा। तो ये भी तरीके हैं जिन तरीकों को यूज करके सेलर जो है वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है, लेकिन ये सेलर के लिए फायदेमंद है बट बायर के लिए क्या? नुकसानदायक है। और सेलर जब ऐसी प्रैक्टिसेस करता है इसी को बोलते हैं अनफेयर। क्या ये सब चीजें बायर के साथ गलत हो रहा है? नहीं हो रहा। मिलावट वाला सामान मिल रहा है, पैसे पूरे दिए लेकिन मिलावट का सामान मिला, पुअर क्वालिटी का सामान मिला, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हमारे साथ जो है वो किया गया, अंडरवेट गुड्स जो हमको प्रोवाइड करवा दिया, ये आर्टिफिशियल स्कार्सिटी किया गया और ऐसा करके हमसे जो पैसा ठग लिया गया। क्या ये फायदे मतलब ये क्या अच्छी चीज है? बताओ, क्या ये फेयर प्रैक्टिसेस है जो सेलर ने करी है? ये अनफेयर है। सर ये अनफेयर है, और अनफेयर तो इनके लिए जो है वो बेसिकली क्या किया जाएगा? ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं इन सब अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए जो है वो क्या किया गया? एक एक्ट जो है वो पास किया जाएगा जिसका नाम रहेगा क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। Thus there are some means of increasing sale by which producer enhance their sale and multiply their profit, but these measures, लेकिन ये जो तरीके होते हैं they cannot be resorted on the permanent basis because क्योंकि ये कैसे होता है? ये एंटी कंज्यूमर इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये जो है कंज्यूमर के हित में नहीं होते। तो आप शॉर्ट रन के लिए तो अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो लेकिन लॉन्ग रन में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो तरीके होते हैं ना, इन्हीं तरीकों से जो है वो क्या होता है? कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कंज्यूमर का जो है वो क्या होता है? शोषण होता है। और इसके लिए जो रेमेडी है, मतलब इसके लिए जो सुधार जो दिया गया, इसके लिए जो उपचार किया गया, वो सब कहां पे किया गया? वो किया गया आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सेलर हैं, उनके द्वारा जो अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किया गया उससे कंज्यूमर को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली एक एक्ट हमने पास किया जिस एक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, कुछ एग्जांपल दे रखे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्सप्लॉयटेशन के। पहला, मैन्युफैक्चरर जो है उसने क्लेम किया कि जो वो सनफ्लावर ऑयल जो है वो दे रहा है और उसने उसमें बोला कि वो रिच इन विटामिन है, लेकिन जब उसकी जांच किया गया लेबोरेटरी में तो पाया गया कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कुछ जो शर्ट बनाने वाली कंपनी थी या बेसिकली गारमेंट बनाने वाली कंपनी थी, उसने बोला कि हमारा जो सामान है वो पॉलीकॉटन है, हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? पॉलीकॉटन है। लेकिन बाद में लोगों को लगा पॉलीकॉटन का मतलब वो पॉलिएस्टर होगा, लेकिन पॉली का मतलब वहां पे जो है पॉलिएस्टर नहीं था। फिर कई बार ये बोला गया कि जो नूडल है, नूडल बनाने वाली कंपनी है, उसने ये बोला कि हम जो पैकेट आपको प्रोवाइड करेंगे 10 रुपए में, उसके अंदर 100 ग्राम नूडल होगा, लेकिन जब चेक किया तो उसमें 80 ग्राम मिला। और फिर एक वुमन जो है वो गई मान लो सर्विस लेने के लिए हॉस्पिटल में, वो बोली कि मुझे पथरी है और पथरी का ऑपरेशन करना था और डॉक्टर ने जो है उसका गाल ब्लैडर निकाल लिया जिससे उसकी जो है वो क्या होगी? डेथ हो गई। ये सब चीजें वो हैं जिससे कंज्यूमर का क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और कंज्यूमर के इस एक्सप्लॉयटेशन से क्या करने के लिए? कंज्यूमर को बचाने के लिए सेलर ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया कंज्यूमर के साथ, उससे
बायर को बचाने के लिए बेसिकली जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड जो है वो रिक्वायरमेंट हुई। आइए आगे देखते हैं। अब बोलते हैं इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। कंज्यूमर जो है वो किंग है मार्केट का। इफ द कंज्यूमर इज रिमूव, अगर कंज्यूमर को मार्केट से निकाल दिया जाए तो बचेगा जीरो। तो बोलते हैं नथिंग रिमेन्स, बोलते मार्केट माइनस में कंज्यूमर इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इसलिए इट कैन बी सेड दैट कंज्यूमर इज द बेसिस ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर जो है वो बेस है किसका? मार्केट का। पूरी मार्केट कंज्यूमर के ऊपर ही क्या है? टिकी हुई है। व्हेन द कंज्यूमर हैपन टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इट इज इंडीड वेरी नेसेसरी। जब हमको मालूम है कि कंज्यूमर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो इंडीड ये जरूरी होगा कि ये जान ले कि उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इट इज इंडीड वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन इन द मार्केट। दिस विल बी द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंज्यूमर एंड द बिजनेस। और ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा, कंज्यूमर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? पढ़ते हैं पहले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या फायदा? पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर जो है वो नॉट अवेयर, कंज्यूमर अवेयर नहीं है कि उसको क्या क्या राइट मिले हैं, उससे वो अवेयर नहीं है। तो हम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मदद से कंज्यूमर को क्या कराएंगे? कंज्यूमर के राइट्स के प्रति उसको क्या करेंगे? अवेयरनेस करेंगे ताकि कंज्यूमर अपने राइट का फायदा उठा सके। जनरली द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम। देयरफॉर इसलिए इट बिकम नेसेसरी, ये नेसेसरी हो गया टू एजुकेट देम अबाउट द सेम सो दैट दे बिकम एक्टिवेटेड। द आइडिया ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेक इट पॉसिबली इजीली। जो आइडिया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, इट मेक्स इट पॉसिबल इजीली। तो मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो आइडिया है उससे ये चीज जो मतलब क्या हो गई है? इजी हो गई है। ओके, तो सबसे पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस है। तो कंज्यूमर को जो है अपने राइट के प्रति नॉलेज नहीं है, तो कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना क्या है? जरूरी है, पहला। दूसरा क्या? अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। बेचारे जो कंज्यूमर है वो अनऑर्गेनाइज नेचर के हैं। इस कंज्यूमर क्वांटिटी में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज है, फैले हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है। तो उनकी बात की सुनवाई करने के लिए जो है, जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिकली एक बॉडी को सेट किया जाएगा जो क्या करेगी? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर जो है वो कैसा है? अनऑर्गेनाइज है एंड दैट इज वाई दे कुड नॉट रेज देयर वॉइस, और इसीलिए वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो एनकरेज करता है कंज्यूमर को टू बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच वुड टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो क्या करता है? एनकरेज करता है कंज्यूमर को कि वो ऑर्गेनाइज हो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, ताकि उनकी आवाज आगे तक पहुंचाई जा सके। फिर वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड ऑन लार्ज स्केल बाय अनस्क्रपलस एक्सप्लॉइटेटिव एंड द अनफेयर प्रैक्टिस लाइक। कंज्यूमर को आज की डेट में ना डिफेक्टिव या अनसेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, मिलावटी चीजें दी जा रही हैं, फास्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, होर्डिंग किया जा रहा है, जमाखोरी की जा रही है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज ए वाइड एजेंडा टू गेट राइट ऑफ सच माल प्रैक्टिस ऑफ द सेलर। तो सेलर के द्वारा ये सब जो प्रैक्टिस चलाई जा रही है, इससे कंज्यूमर को छुटकारा प्रोवाइड करने के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट महसूस हुई किसकी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। ठीक है, अब ये तो देखा हमने कि कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बायर के सेलर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो कंज्यूमर जो है वो मार्केट का क्या किंग है। अगर कंज्यूमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो सेलर सामान किसके लिए बनाएगा? तो सेलर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए वो देखते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस और सेलर, सेलर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वो बोलता है, देखो बोलता है बिजनेस नीड कंज्यूमर एज मच एज कंज्यूमर नीड बिजनेस। बोलता है बिजनेस को भी कंज्यूमर उतने ही इंपॉर्टेंट, बिजनेस के लिए कंज्यूमर उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कंज्यूमर के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बिजनेस शुड ऑल्सो जॉइन हैंड इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। इसलिए बिजनेस को जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करने के लिए। इट्स इंपॉर्टेंट इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, कंज्यूमर को बढ़िया सामान देना शुरू करोगे, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करोगे, तो कंज्यूमर आपके ही सामान को क्या करेगा? फ्यूचर में भी परचेस करेगा, जिससे आपका जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब आपकी जो कंपनी है उसकी लॉन्गेटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बोलते हैं एनलाइटेंड बिजनेस फर्म रियलाइज, जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी है उन्होंने रियलाइज किया दैट इट इज इन देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर कंज्यूमर। तो उन्होंने ये माना कि अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर देंगे तो उससे उनका जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेटिस्फाइड कंज्यूमर नॉट ओनली बाय द सेम प्रोडक्ट टाइम एंड अगेन बट आल्सो प्रोवाइड फीडबैक। जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर होगा वो बारी बारी आप ही से सामान तो परचेस करेगा और साथ में आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा टू वुड बी कस्टमर एंड जस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग सेल। और लोगों को भी बोलेगा कि यार इस कंपनी का सामान मैंने परचेस किया था, बहुत अच्छा निकला, आपको भी इसका सामान परचेस करना चाहिए। पेइंग अटेंशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज नथिंग बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर आप कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर अगर आप काम करते हो ना, तो ये भी क्या है? कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो सबसे पहले ये
क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना? क्योंकि कंज्यूमर के अंदर ही हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो छुपा हुआ है। दूसरा, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्स। देखो बिजनेस जो है वो क्या करता है, इनपुट जो है वो कहां से लेगा, सोसाइटी से, फिर सोसाइटी को ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, आउटपुट। तो अगर वो इनके सोसाइटी के साथ ही अगर गलत करेगा तो ये चीज गलत है या सही है? गलत है। तो एवरी बिजनेस यूज वेरियस रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू द सोसाइटी, इसीलिए इट बिकम नेसेसरी it become the responsibility of every business to provide better facility to the society। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जरिए जो है बिजनेस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। ओके, तीसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is a social responsibility of the business to protect the interests of its owner and all its related party like employee हो गया, consumer हो गया, supplier, competitor, government, etc. Customer happen to be the most important of all the related पार्टी। तो बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करे, पूरी करे। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो उसके जो भी उसके स्टेक होल्डर उनका क्या रखे, ख्याल रखे। और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए भी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर मोर अट्रैक्शन शुड बी पेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट। डूइंग दिस इज नथिंग बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर आप कंज्यूमर के ऊपर उसको टेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, बेसिकली जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, तो यह भी माना जाएगा कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रहे हो। फिर मोरल जस्टिफिकेशन। इट इज द मोरल ड्यूटी, ये मोरल ड्यूटी है किसी भी बिजनेस का कि वो टेक केयर करे अपने कंज्यूमर इंटरेस्ट का एंड अवॉइड करे एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन। और वो किसी भी तरीके से जो है वो अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे। ये आइडिया जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, आपको मदद करता है बिजनेस को डिस्चार्ज करने में उनकी मोरल ड्यूटी। तो अगर आप जो है वो क्या करते हो, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हो, तो मोरल जस्टिफिकेशन जो है वो आपको मिलता है बेसिकली, ठीक है ना, कि आप अगर एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हो तो उससे आपका जो मोरल है वो क्या होगा, हाई होगा। और कंज्यूमर भी जो है, कंज्यूमर की आईज के अंदर जो है आपकी रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो कंज्यूमर का क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी बीच में हस्तक्षेप करती है, जिससे आपकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए बेसिकली जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन करें। बाय इग्नोरिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट बिजनेस इज ऑलमोस्ट इनवाइटिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन विच कैन इंपेयर। अगर मान लो आप जो है वो क्या करोगे, इग्नोर करोगे कंज्यूमर इंटरेस्ट को, तो बीच में कौन आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंपेयर एंड टार्निश हो जाएगी आपकी इमेज। जो आपकी इमेज बनी हुई है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सच ए सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड ओनली अगर कंज्यूमर इंटरेस्ट इज टेकन केयर ऑफ। डूइंग सो मींस टेकिंग केयर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर क्या है, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर नहीं होगा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होगा और आपकी इमेज जो है वो भी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। तो ये सब पॉइंट्स बोलते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना बिजनेस के लिए भी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। उसके लिए देखो क्या क्या है। लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। द आइडिया ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नॉट न्यू। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का आइडिया कोई नया नहीं है, पहले से भी चलते आ रहा है और बहुत सारे काम इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। गवर्नमेंट हैज मेड मेनी एफर्ट इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मेनी स्टेप हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन बाय मेकिंग सम लीगल प्रोविजन इन द रेलिवेंट लॉ। अब कुछ लीगल रेमेडीज क्या क्या प्रोवाइड किया गया। सबसे पहला एक तो कोपरा बनाया गया, आपको मैंने बताया दिया, और यही पढ़ना आगे वाली क्लासेस में, यही पढ़ना अपने को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो वो क्या किया गया, पास किया गया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन इन फोर्स 2019 के अंदर है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्रोस्पेरिटी के लिए। ये जो एक्ट है ये ऑफर करेगा प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विस। गुड्स में डिफेक्ट होता है और सर्विस में डेफिशिएंसी होती है। अगर गुड्स जैसा बोला गया वैसा नहीं मिला तो डिफेक्ट है, सर्विस जैसी बोलेगी वैसे नहीं मिली तो सर्विस कैसी है, डेफिशिएंट है। आगे, अगर कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर के साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ एंड द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, तो इन सबसे कंज्यूमर को क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है एक एक्ट पास किया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश, अलग से कंज्यूमर कोड एस्टैब्लिश किया गया है अंडर दिस एक्ट टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द कंज्यूमर बाय प्रोटेक्टिंग देयर राइट। इन कोड को बोलते हैं 3 टायर मशीनरी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बनाया गया उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे बनाया गया उसको बोलते हैं स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पे जो बनाया गया उसको बोलते हैं क्या, नेशनल कमीशन। ये सब आगे डिटेल के अंदर पढ़ना है। दूसरा, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के अंदर जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंदर भी कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। दिस एक्ट लेज डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। यहां पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का। अगर एक सेलर जो है वो बायर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो सब प्रोविजन कहां डाले गए हैं, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ये जो एक्ट है वो एक्सप्लेन करता है कंडीशन अंडर विच द एग्रीड पार्टी कैन मूव अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। तीसरा, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इंडिया के अंदर जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पास किया गया उसके अंदर भी अब चेंजेस किए गए हैं और उसके अंदर भी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए जो है वो कुछ प्रोविजन जो है वो डाले गए हैं। ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द बायर इन केस गुड्स परचेज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द
सेल। आगे असेंशियल कमोडिटी एक्ट, इंडिया के अंदर असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जो है वो पास किया गया, जिसके अंदर कुछ बातें डाली गई है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइक कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन असेंशियल कमोडिटी, जो असेंशियल कमोडिटी है उनके प्रोडक्शन पे रोक नहीं लगाएंगे, जो जरूरी है उनको हम प्रोड्यूस करवाएंगे। आगे कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी इंक्रीज प्राइस, अगर मान लो असेंशियल कमोडिटी के प्राइसेस लगातार क्या होता है बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट बीच में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी और उनके प्राइसेस को कम करने का काम करेगी। एंड कंट्रोल ओवर द अनसोशल एक्टिविटी लाइक प्रॉफिटिंग, होर्डिंग एंड द ब्लैक मार्केटिंग, जो असेंशियल कमोडिटी है उसकी होर्डिंग ना हो, उसकी जमाखोरी ना हो, उसके लिए जो है जो प्रोविजन है वो सब दिए गए हैं कहां पे, असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इन सब से भी कंज्यूमर की जो है वो क्या हो रही है, प्रोटेक्शन हो रही है। आगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके ऊपर चेक लगाने के लिए, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए जो है, उनकी क्वालिटी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की उसके ऊपर रोक लगाने के लिए, उसके ऊपर चेक लगाने के लिए प्रोविजन डाले गए हैं कहां पे, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। यहां पे बेसिकली जो है वो क्या किया गया, इन दिस वे द प्रोडक्ट आर मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड दैट मेक्स इट इजी टू रिकॉग्नाइज देम। तो कौन से गुड स्टैंडर्ड है, कौन से सब स्टैंडर्ड है, उनको रिकॉग्नाइज आप इजीली कर सकते हो। उनके ऊपर जनरली जो है वो एग मार्क का जो है वो साइन आपको देखने को मिलेगा जनरली। अंडर दिस एक्ट देयर आर डिफरेंट मार्क टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दिस मार्क इट नोन एज द एग मार्क। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एग मार्क का साइन आपको मिलेगा, और अगर किसी प्रोडक्ट पे एग मार्क का साइन है तो मतलब वो स्टैंडर्ड नेचर का है। आगे फूड अडल्ट्रेशन से बचाने के लिए, मतलब यह है कि कोई भी सेलर जो है वो कोई मिलावट ना करे, तो उस मिलावट से कंज्यूमर को सेफगार्ड करने के लिए अलग से एक एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन, रोकेगा फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। इस एक्ट में देयर इज ए प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट अगेंस्ट द अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड आर्टिकल। आगे फिर कंज्यूमर जो है उसको जितना प्रॉमिस किया गया उतना ही गुड्स मिले, मतलब गुड्स में जो है वो कोई मतलब उनके वेट के अंदर कोई कमी ना हो, तो उसके लिए जो है वो एक अलग से एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट। जो बोला गया उतना ही आपको मिलेगा, अगर कम मिलता है तो आप इस एक्ट के अंदर जाके जो है वो केस कर सकते हो सेलर के खिलाफ। मतलब अगर आपने कोई सामान परचेस किया, उसमें बोला कि 1 किलो का पैकेट है, आपने बाद में चेक किया वो 900 ग्राम मिला, तो आप उस 900 ग्राम के लिए जो है केस कर सकते हो इस एक्ट के अंदर। तो वो क्या, इस एक्ट में देयर इज ए प्रोविजन, रूल बनाए गए हैं जो प्रोटेक्ट करेंगे कंज्यूमर इंटरेस्ट को अगेंस्ट लेस वेइंग एंड मेजरिंग। आगे ट्रेडमार्क के लिए एक्ट बनाया गया है क्या, ये जो एक्ट है वो रिप्लेस, इसने जो ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बना, इसने पुराना एक एक्ट था जिसका नाम था ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958, इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये जो एक्ट था ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था कंज्यूमर को फॉर रॉन्ग यूज ऑफ ट्रेडमार्क। तो बेसिकली ये जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है ना, इसने क्या कर दिया, इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया कि अब कोई भी सेलर जो है वो गलत ट्रेडमार्क को यूज नहीं करेगा। आगे कंपटीशन एक्ट, बेसिकली मोनोपोली को रोकने के लिए जो है, जब मोनोपोली बनती है तो फिर क्या होता है सर, मोनोपोली अगर बनती है तो उसकी वजह से जो है वो बेसिकली कंपटीशन खत्म होता है। तो मोनोपोली को रोकने के लिए और हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने के लिए इंडिया के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं कंपटीशन एक्ट 2002। और कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले इंडिया में एमआरटीपी एक्ट चलता था, उस एमआरटीपी को रिपील करके कंपटीशन एक्ट आया। तो बोलता है दिस एक्ट हैज रिप्लेस, इस एक्ट ने जो है वो रिप्लेस किया एमआरटीपी को, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 को। ये जो एक्ट है इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया कंज्यूमर को अगेंस्ट द एक्टिविटी विच हिंडरिंग द कंपटीशन बाय बिजनेसमैन इन द मार्केट। तो वो सब एक्टिविटी जिससे कंपटीशन के ऊपर जिसका बैड इंपैक्ट पड़ता है, तो वो सारी एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2016 एक्ट जो है वो पास किया गया, इसके अंदर बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो बताए गए हैं जिसके ऊपर अलग से BIS जो है वो क्या होगा, मार्क होगा। तो यहां पे क्या, अंडर दिस एक्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज बीन एस्टेब्लिश, इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है उनका एक माप जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। इसके दो मेजर फंक्शन है, पहला ये डिसाइड करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड को, अगर कोई मार्का वाला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर BIS का जो मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर वो मार्क नहीं है वो क्या है, सब स्टैंडर्ड है। तो बोलते हैं ये डिसाइड करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट। एक कंपनी जो फुलफिल करती है इन स्टैंडर्ड्स को इज अलॉटेड ISI मार्क, उनको क्या मिलेगा, ISI मार्क मिलेगा अंडर द BIS स्कीम। ये शो करेगा कि जो प्रोडक्ट है तो भी हाई क्वालिटी का है। और दूसरा ये है इट हियर द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट द ISI मार्क प्रोडक्ट, अगर ISI मार्क प्रोडक्ट ही अगर गलत निकल गया, उसमें कुछ कमी आ गई, तो उसके लिए आप केस कर सकते हो अंडर द BIS एक्ट 2016 में। तो इंडिया में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे एक्ट जो है वो ऑलरेडी क्या किए गए, पास किए गए हैं। ये आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा कि हर एक्ट का मेन पर्पस जो है वो क्या था। ओके, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये पूरा का पूरा हम फिर आगे कवर करेंगे।
ओके जी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या। तो कंज्यूमर जो कि किंग है मार्केट का, बोलने को कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, लेकिन उसके साथ में जो है बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है। तो कंज्यूमर के साथ जो अनफेयर प्रैक्टिस किया गया बाय द सेलर, तो उससे रोकने के लिए बेसिकली कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के अंदर कई सारे प्रोविजन, कई सारे स्टेप उठाए गए हैं। उनमें से सबसे मेजर स्टेप जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके जी, चलो एक बार के लिए इतना ही करो, बाकी आगे वाला टॉपिक जो है वो आप करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके जी, चलो एक बार ये कर लो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।